हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं गंगाराम राजू जी का स्वागत करता हूँ, गणेश जी का और कैलाश गौतम जी का और विजय विशाल जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री गणेश जी से मंच में हैं। आदरणीय गणेश जी प्रख्यात कवि व आलोचक है। इनकी अब तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता और आलोचनाएं लिखने के साथ साथ इन्होंने युवा कवियों के लिए बहुत सारा कार्य किया है जो आप सभी को विदित है। तो आदर सहित आदरणीय गणेश जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि विशेष, सभा में उपस्थित साहित्यकार मित्रों, बलबंत नीर की कविता के बहाने दरअसल मुझे कुछ अपनी बातें कहनी है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, किताबे माजी के पन्ने उलट के देख जरा, ना जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला लिख दे। ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में मैं अपने दृष्टिकोण से कहूँ तो स्थिति बहुत बदली हुई है। पहले साहित्य लेखन, प्रकाशन और प्रसार की अपनी सीमाएं थी। लेखक को उठाने गिराने का अधिक स्कोप था। साहित्य के 2 जार मठ ही ताकतवर थे। अब हालात बदल गए हैं। इधर बहुत स्पेस है, सीमाएं टूट चुकी हैं, मठ विध्वस्त हो रहे हैं। यह कमाल सोशल मीडिया का है। ये तो रही इस सोशल मीडिया के उजले पक्ष की बात, परंतु दूसरा अंधेरा पक्ष भी है। साहित्य की राजनीति अभी हावी है। कुछ संपादकों ने अपनी पत्रिकाओं को अभी भी अपने अपने खास एजेंडे के तहत चला रखा है, जबकि बेहतर साहित्य के लिए उदारता चाहिए। पुरस्कारों और सम्मानों की राजनीति बहुत खराब है। प्रकाशकों के अपने अपने समीक्षक हैं, टेनोरची हैं, तो ये सारे कारण बहुत बार बेहतरीन दिखने वालों को नज़रअंदाज भी करते हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया के ज़माने में हाशिए वाले लोग भी जैसे तैसे सामने आ ही जाते हैं। मैंने हाल ही में एक किताब प्रकाशित करवाई थी हाशिए वाली जगह, और इसका सारा श्रेय मैं डॉक्टर करम सिंह जी को देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 38 कवियों को मुझे इस पुस्तक में संपादित करने का अवसर ना मिलता। इसमें कैलाश गौतम जैसे नए कवि भी प्रकाशित हुए हैं और बलबंत नीर जैसे संभावना तलाशने वाले कवि भी शामिल हुए। बलबंत नीर की 3 कविताएं मजदूर, ब्रांश और संघर्ष इस संग्रह में प्रकाशित हैं। बहुत मुश्किल होता है मजदूर होते हुए आदमी होना। एक और टुकड़ा है अंतिम 10वां, मजदूरों ने अपने दम पर बना रखी हैं असंख्य कृतियां सिर्फ रोटियों के बदले। अगर मुझे उन दिनों जुंगड़ा कविता मिल जाती तो यही इकलौती कविता मैं प्रकाशित करता। जुंगड़ा कविता में जो बलबंत नीर ने नयापन लाया है बड़ा हैरान करता है। अजनबी बैंड जुंगड़े की बदौलत शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद जोड़ते जोड़ते दोस्त बन जाते और जिंदगी भर जोड़ीदार रहते थे। लोहे के बैल ने बैलों की जिंदगी तबाह कर दी। जब तक जोड़ा था बैलों की पूछ बंद थी। मुझे लगता है ये कविता नाटक हो जानी चाहिए। इसके बाद वाली पंक्तियां केवल व्याख्या है। जो कविता के वातावरण की हम बात करते हैं तो मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता ट्रांसफॉर्मर की पंक्तियां याद आती हैं कि कविता का कोई अध्यापक हो नहीं सकता। कविता प्रतिभा का काम है। कविता के लिए हम केवल वातावरण में माहौल तैयार कर सकते हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में कविता का माहौल धीरे धीरे बहुत अच्छे से बन रहा है। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी हमें वह स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। जैसे मुख्य धारा के हिंदी साहित्य में राजनीति हावी रही है, ठीक वैसी राजनीति हिमाचल के साहित्य में भी रही है। यहाँ आसानी से पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं रही हैं। साहित्य पर चर्चा के लिए इलाहाबाद, बनारस, भोपाल, पटना जैसी अड्डेबाजी भी नहीं रही। इन शहरों में साहित्यिक चर्चा के लिए कॉफी हाउस होते थे, जो हिमाचल में कभी संभव ही नहीं हो पाया। यह भी जरूर रहा कि मुख्य धारा के साहित्य के समकक्ष हिमाचल से बहुत कम लिखा गया। दरअसल हमारे संघर्ष अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे विकराल नहीं थे। हालांकि शुरुआती दौर के कुछ कथाकार और कवि बहुत अच्छा लिख रहे थे। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने कुछ प्रोजेक्ट टाइप लेखक बाहर से बेशक बुलाए, उन्हें सम्मानित भी किया,
मगर यहाँ के कवियों और कहानीकारों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। हमारी पहचान नहीं बन पाई जैसे उत्तराखंड के साहित्यकारों की बनी। अब स्थिति बदल रही है। संपादकों और प्रकाशकों की हिमाचल पर भी नजर बनी हुई है। हिमाचल में साहित्यिक पत्रिकाओं की स्थिति उतनी खराब भी नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है। फिर भी हमारे यहाँ से सरकारी और गैर सरकारी पत्रिकाएं निकलती हैं। सरकारी पत्रिकाओं में विपाशा, सोमसी, हिमप्रस्थ तथा गिरिराज जैसी साप्ताहिक पत्रिकाओं ने वर्षों से साहित्य की दुनिया में कवियों और लेखकों को प्रकाशित किया है। निश्चित तौर पर प्रयास हुए हैं जिसमें सेतु, हिमतरु, शिखर, रचना, चंद्रताल, पर्वतराग, हिमाचल मित्र, इरावती आदि कुछ की पत्रिकाएं हैं जिनके नाम हिमाचल के साहित्यिक परिदृश्य में लिए जा सकते हैं। हिमाचल के जाने माने संपादक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता वर्षों से एक प्रतिष्ठित पत्रिका सेतु निकाल रहे हैं। अब तक 2 दर्जन अंक आ चुके हैं। यह एक संपादक का कठिन परिश्रम है। अभी हाल ही में सेतु का 22वां अंक हिंदी के ख्याति प्राप्त कथाकार उपन्यासकार हरनोट जी पर केंद्रित रहा है। यह अंक इतना चर्चित और मांग में रहा कि इसकी दोबारा प्रतियां प्रकाशित करनी पड़ी। यह एक उपलब्धि जैसा है। इन दिनों प्रिय कथाकार हरनोट जी कविताएं लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं और कमाल की लिख रहे हैं। लिख ही नहीं रहे, बागर, पाखी और परिकथा में प्रकाशित भी हो चुके हैं। एक कवि के तौर पर हरनोट जी अब कवि कथाकार हरनोट जी कहलाएंगे। आपका कविता की दुनिया में स्वागत है। मुझे यह भी जानकारी है कि एक बड़े प्रकाशक के बैनर तले आपका पहला कविता संग्रह इस पुस्तक मेले में आएगा। इसके लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसे कार्यक्रम में बलवंत नीर की पहली किताब का लोकार्पण हो रहा है जहां हिंदी साहित्य की चर्चित हस्तियां मौजूद हैं। ये सौभाग्य की बात है। हम सबको तलाश रहती है जीवन में एक ऐसे साथी की जो मार्गदर्शक हो, जो सही हो और गलत को गलत कहे और सही को सही कहे और इसका साहस करता हो। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे हवा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी, जो होनी चाहिए शुद्ध, पर तुम्हारी तलाश खत्म नहीं होगी, ना ही मिलेगी हवा तुमसे, वो मर चुकी होगी कुछ वर्ष पहले। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे पानी, रास्तों में तुम्हें मिलेंगे सूखे कुएं और बावड़े। तुम 2 बूंद के लिए उतरोगे नदियों में भी, पर वो भी तब्दील हो चुकी होंगी रेत और पत्थरों में। बस तुम्हें मिलेंगे सूखे झरने और नदी नालों के निशान। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे छांव, पर देखोगे तुम कीट के जंगल ही जंगल पूरे के पूरे शहर में। तुम ढूंढ नहीं पाओगे एक भी पेड़। साहित्य की दुनिया में लिखे रहने से बहुत जरूरी है कि हम अपने समकालीनों पर बात करें। सभी प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी एक प्रयास किया था, एक इसी साल हिमतरु का एक अंक निकाला था जिसमें देश भर के 75 कवियों को शामिल किया था और उसमें बहुत सारे हिमाचल के कवि मित्र भी थे और बहुत सारी जो बात उठती थी कि कविता पर संकट है, उस पत्रिका के आवरण पर ही मैंने लिखा था कि कविता पर कोई संकट नहीं है। अगर कविता पर संकट होता तो हरनोट जी जैसे स्थापित प्रतिष्ठित कहानीकार कविता ना लिखते। मैं कहता हूं कि कविता के पाठक बढ़े हैं, पढ़ने का माध्यम बदल गया है। कविताओं की पुस्तकें यदि कम दिख रही हैं तो पाठक सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कविता के पाठकों की कमी उन्हें सता रही है जो स्वयं कविता पर संकट है। घटती पाठकता नहीं बल्कि तैयार पाठकों की कमी है। युवा पाठक अच्छी कविताएं चाहता है जिसमें नयापन हो, भाषा में ताजगी हो, शिल्प और शैली में नवीनता हो। घिसी पिटी कविताओं को पाठक नकार देते हैं। ये सही भी है, इसमें कौन सा संकट है। अब चाहे भाषा विभाग हो या चाहे राज्य अकादमी हो, ये तभी चल सकते हैं जब अधिकारी और कर्मचारी साहित्यिक रुचि के होंगे। किसी भी प्रदेश की अकादमी की बड़ी भूमिका रहती है वहां के लेखक वर्ग के उत्थान में। यह कार्य प्रकाशन में सहयोग से लेकर पुरस्कार तक होता है। यह निस्वार्थ और पारदर्शी होना चाहिए। वर्तमान में विभाग और अकादमी के सचिव दोनों ही साहित्यिक रुचि हैं। अकादमी ने इतनी गतिविधियां पहले कभी नहीं हुई है। भाषा विभाग में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी होंगे, ऐसे मेरा अंदाजा है।
लेकिन दुखद यह है कि कुछ स्वार्थी लोग अधिकारियों को पथ भ्रष्ट करने से नहीं चूकते। यह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर करम सिंह जी ने अकादमी में सचिव रहते जो कार्य किए हैं वे सराहनीय हैं। मैं ये मानता हूं कि जो लेखक अपने समकालीनों पर नहीं लिखता या बात नहीं करता या जानबूझकर उन्हें इग्नोर करना चाहता है, उसका भविष्य में हाशिए पर जाना तय है। इसका इतिहास हुआ है। सोशल मीडिया के दोनों पक्ष हैं। अच्छा पक्ष इसलिए कि साहित्य पढ़ना लिखना खरीदना आसान हो गया। कविताएं, कहानियां और साहित्य पर विचार अब सुने भी जा सकते हैं आसानी से। ऑनलाइन गोष्ठियां इस समय की उपलब्धियां हैं। खराब पक्ष यह है कि बहुत सी खराब साहित्य भी है। साहित्य की चोरी भी हो रही है। लुगदी साहित्य की भरमार है। अब चुनाव पाठकों को करना है। पाठ की तैयारी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये बात बलवंत नीब अच्छे से समझते होंगे कि नीब स्वयं सुरेश सेन निशांत के साथ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि निशांत भाई कितने गंभीर पाठक और कवि थे। वे हमेशा पढ़ने पर जोर देते थे। नीब की कविता निशांत पर समर्पित है। सुरेश सेन निशांत की। बैठे रहते हो घंटों घंटों चुप, खोए रहते हो पहाड़ों, पेड़ों, नदियों, औरतों, बच्चों में, और सभी से चुरा लाते हो उनकी परेशानियां और खुशियां। बुन देते हो कविता में इतनी सरलता से जैसे वे सब के सब दुख ही सुना रहे हों अपनी कथा कहानी। नीब हमेशा मुझे लगता है कि हिमाचल के साहित्यकारों के बीच में निशांत जी से बहुत प्रभावित रहे हैं। और उनकी एक और कविता है जो मैं ज़रूर यहाँ उसका जिक्र करना चाहूँगा, प्रेरित। बहुत अच्छी कविता है जिसमें नयापन है। आदिम कवि की आदिम कविता प्रेरित थी आदिम चिड़िया के चहकने से। ठीक वहीं से शुरू हुआ प्रेरित होने का सिलसिला। मैं चाहता हूँ मेरी कविता भी प्रेरित हो। तुम्हारे चहकने पे, तुम्हारे स्वर से मिठास आए कविता के अलंकारों में। उसके लिए तुम्हें भी चहकते रहना है चिड़िया की भांति। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि कॉफ़ी हाउस या चाय की गुमटियों में लेखक मिलते थे, अड्डेबाजी होती थी, रचनाओं पर बहस होती थी, विश्लेषण होता था। ऐसे संवाद की फिर आवश्यकता है। फिर भी जो साहित्यिक कार्यक्रम है उनका अपना महत्व है, उसे हम नकार नहीं सकते। एक कवि के लिए यात्राएं भी बहुत आवश्यक है। कुछ युवक केवल अभ्यास कर करके लिखे हैं, जबकि साहित्य लेखन प्रतिभा का विषय। रसूल हमजा तोब ने मेरा दागिस्तान किताब में काव्य प्रतिभा और सुनहरी मछली का जिक्र किया है। सुनहरी मछली ने कहा, मुझे जाने दो, मेरा जीवन पानी में है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वरदान दूंगी, पर मुझे छोड़ दीजिए। कवि ने वरदान मांगे। कवि ने कहा, मेरी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए, मुझे पुरस्कार मिलने चाहिए, मेरा बड़ा घर है, मेरे सरकारी विभागों में नौकरी है। मछली ने कहा, घर जाओ, सब मिल जाए। और जब घर गए सब चीजें वैसे की वैसे बनी हुई। पुरस्कार मिल गई, किताबें प्रकाशित हो गई, नौकरी लगी। एक दिन पत्नी ने पूछा कि ये हुआ कैसे सब? तो कवि ने कहा, मैं रोज नदी किनारे जाता था, वहां एक सुनहरी मछली मिली और उससे मैंने सारा वरदान मांगा। और देखिए, पत्नी ने कहा, काश तुमने उस सुनहरी मछली से अपने लिए थोड़ी सी काव्य प्रतिभा भी मांग ली। तो स्थिति ये है। कवि होने के नाते कहता हूं, कविता जीवन का सार है। जब चार ओर नफरत के बीज बोए जा रहे हों, ऐसे वक्त कविता प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम है। कविता हमें जीने की उम्मीद से भर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कविता हमें बेहतरीन मनुष्य बनाती है, संवेदनशील होना सिखाती है और उदार बनाती है। कविता साहित्य की सबसे उत्कृष्ट विधा है। ये कविता की ताकत है कि समाज में बदलाव लाती है। ये सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है। कवि का मूल उद्देश्य सामाजिक विषयों पर विमर्श खड़ा करना है। हिंदी साहित्य के कवि और आलोचक निरंजन सूत्रे जी कहते हैं कि हमारी परंपरा में काव्य के आस्वादन के संदर्भ में संस्कृत में कितनी अद्भुत सूक्ति कही गई है। अरसिकेषु काव्ये निवेदनम मालिक मालिक मालिक। वरदान मांगा जा रहा है कि हे प्रभु, मेरी किस्मत में तू चाहे कुछ भी लिख देना, लेकिन किसी अरसिक के समक्ष काव्य निवेदन की सजा मत दे।
यह हमारा संस्कृति है, यह हमारा साहित्य का इतिहास है। यह भी बेहद आवश्यक है कि हम अच्छा लिखकर अहंकार ना करें और ना ही अपनी कविता से मोह रखें। ऑक्टेविया पाज ने कितना खूबसूरत कहा है, कविता उस कवि का अवसान चाहती है जिसने उसे लिखा, और उस कवि का जन्म चाहती है जिसने उसे पढ़ा। मेरे लिए मूल मंत्र है। मैं इसे समझता हूँ कि हम सब लेखकों कवियों को इस बात के ऊपर खूब गौर और मंथन करना चाहिए। साहित्य अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख तो करता ही है, बल्कि अपने समय से बहुत आगे की बात भी करता है। एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए कवि हमेशा बेचैन रहता है। कवि सत्ता की समाज विरोधी नीतियों का विरोध करता है और सवाल पूछता है। वह कोई हल नहीं बताता, बल्कि ये सवाल पाठक को आंदोलित करते हैं और वही सवालों का हल खोजता है। एक कवि की कविता में लोक धर्मिता, पक्षधरता, विरोध के स्वर होने चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं कोई कविता लिखूं तो ये पाठक को अपने से लगनी चाहिए। मेरी कविता पाठक को चौंकाए और उसकी पीड़ा कविता में हो। सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है कि आम आदमी का शोषण होता ही रहता है। कई बार सत्ता साहित्यकारों से सबक लेकर उन मुद्दों पर काम करती है और कई बार टकराव की स्थिति पैदा होती है। जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले चाहे पत्रकार हों या साहित्यकार हों, उन्हें अपने बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। कितने जेल गए, कितने मारे गए, ये हर दौर की कहानी है। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं ऐसा मानता हूं कि एक कवि को अपने समय पर अंधेरे के खिलाफ खड़े होना ही चाहिए। ब्रेथ ने बहुत खूबसूरत कहा है, वे ये नहीं पूछेंगे कि वह अंधकार का समय था, वे ये पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। मैं अपनी इसी बात के साथ बलवंत नूर को उनके काव्य संग्रह के स्पष्ट एहसास घर के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। सम्मान कर रहे हैं मंच की ओर से मंच के अध्यक्ष श्री S.R. अरनोट जी। सभी जानते हैं डॉक्टर गंगाराम राय जी कथाकार, उपन्यासकार हैं, सम्मानित हो रहे हैं मंच के अध्यक्ष श्री S.R. अरनोट जी द्वारा। श्री गणेश जी भी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से साहित्यकार के तौर पे हमारे बीच में हैं। गणेश जी को आपने सुबह सुना है और काव्य पाठ भी हम इनसे सुने। विजय विशाल जी का सम्मान कर रहे हैं मंच के अध्यक्ष S.R. अरनोट जी। वह बखूबी समझता है धरती का व्याकरण, बैलों के खुरों की तकलीफें। कई बार हल चलाते बैलों के खुरों में अचानक घुस जाता है हल्का पाला। उनसे रिश्ते खून की बूंदें जब हाड़ी के पसीने से मिलकर हो जाती है जज्ब पृथ्वी में। खेत गाने लगते हैं व्यागड़ा, गंगी, झूरी और लोका। तमाम बीज उगने लगते हैं उम्मीदों के पेड़ों में। फसलें खेतों में करने लगती है नृत्य। उस वक्त जो मुस्कान होती है बैलों और किसानों के चेहरों पर, उस पर केवल और केवल वही लिख सकता है कविताएं और वही समझ सकता है खुरों की तकलीफ। उसने देखे हैं पगड़ी के अंदर आग के पंख, धवल दाढ़ी में बघाटी बांकपन, काले कोट के भीतर कविता और कानून के ठाठ। दोस्तों, कवियों की चुप्पियां, कविता के लोकतंत्र पर राजा का हमला और रावलपिंडी की लोई में कविता का हमेशा के लिए गुम हो जाना। वही कर सकता है आज की इस बुलडोजर समय में आग और लोहे के आदमी के साथ गुफ्तगू, चिलम की आग से सवार। वही ढूंढ सकता है टूटी ईंटों में जीवन की आग। इतना महीन कारीगर होगा वह जो शब्दों से घर लेता है मूर्तियां। अक्षरों के जुगनुओं को उड़ा उड़ा कर वेद सकता है आज का विकट अंधेरा। लिफाफे में छिपा लेता है दुख, कंबल में बुजुर्गों का बचपन। सपनों में भर लेता है तितलियों के रंग, हथेलियों में छुपा लेता है ईश्वर।
उगा लेता है एक उम्मीद का पेड़ और एक भयानक सर्जरी के बाद वो लौट कर चला आता है ढेर सारी कविताओं के साथ गेटी के इस ऐतिहासिक सभागार में। और गणेश गनी जी का तो परिचय आप सभी जानते हैं फेसबुक से लेके, और इन्होंने विशेष कार्य किए हैं। एक तो जीव धर्म को निकालते ही हैं, लेकिन शायद कुमार कृष्ण जी के बाद ये दूसरे ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूरे हिमाचल में ही नहीं बाहर भी नवोदित कवियों को तलाश किया और युवा कवियों को तलाश किया, और कई किताबें हैं आपकी जिनमें उनको आपने शामिल किया और प्रोत्साहित किया। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये हमारे समय की जरूरत है। ये आज प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी का वक्तव्य होना है। मैं समझता हूँ हम सामने बैठ करके जब इनको सुनने का सौभाग्य पा रहे हैं तो अधिक बात न करते हुए सीधा निमंत्रण देते हैं आदर सहित उनके काव्य पाठ के लिए, उनके वक्तव्य के लिए। 20 वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ाया, लेकिन हर बार किसी स्थान पर संवाद करते समय मुझे बार बार पता नहीं है क्यों लगता है कि बातचीत करते एक काठ की दीवार बीच में आ जाती है। और मैंने आज तक 35 वर्षों में कभी भी लेक्चर स्टैंड पर संवाद नहीं किया, सीधे संवाद नहीं किया। तो मैं चाहता था कि वहीं से बात करूं। सच को सच कहना अगर अपराध है तो हर लिखारी इस जगह गुनहगार है। देश की एक ऐसी तरक्की हो गई, हर कोई इंसान यहां सरकार है। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष, संयोजक, संस्थापक, पंजा, आकाश बेल, पीठ पर पहाड़, मिट्टी के लोग, कीलें, हिडिंब, नदी रंग जैसी लड़की कृतियों के और हिंदी कहानी के बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी कथाकार श्री एस.आर. हरनोट जी, सत्ता, साहित्य और समाज की बहुत ही महीन पड़ताल करने वाले और चींटियां शोर नहीं करती जैसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय विशाल जी, ऐतिहासिक उपन्यासकार और मैं कहूं कि पहाड़ के वृंदावन लाल, लगभग 300 से अधिक कहानियों के लेखक और 14 उपन्यासों के रचयिता आदरणीय डॉक्टर गंगाराम राजी जी, सृजनात्मक आलोचना को किस्सों और कहानियों के पंख देने वाले और उनको बिल्ली के नरम पांव पर चलाने वाले तथा समकालीन हिंदी कविता में अपनी प्रतिभा, विवेक और विजन के बल पर एक विशेष स्थान बनाने वाले मेरे प्रिय कवि श्री गणेश गनी जी, भारतीय दर्शन के मर्मज्ञ, हिमाचल कला साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सचिव आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी, आज से
55 वर्ष पूर्व जिन्होंने मुझे विलायती भाषा का व्याकरण सिखाया, परम श्रद्धेया डॉक्टर उषा बांदे जी, पहाड़ के पांवों, नदी के आंसुओं, धूप के दुपट्टे और धरती की बाहों को अपनी कविताओं में चुपचाप खामोश बिना किसी शोर के छुपाने वाले मेरे एकमात्र अभिन्न मित्र और इस मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलराजीव पंत जी, और यहां उपस्थित समस्त बौद्धिक वर्ग को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, मैं जहां जिस स्थान से उठकर आया हूं अपनी कुछ छोटी छोटी बातें कहने, वहां मुझे लगा कि मंच पर एक अद्भुत दृश्य है। मेरी एक ओर मंडी के चैल चौक की प्रगतिशील आग है, तो दूसरी ओर पांगी का पिघलता हुआ पर्वत राग है। उसी के साथ ऐतिहासिक उपन्यासकार जैसा फिल्म मेकर है, तो दूसरी ओर जीवन संघर्ष से कहानियां बुनने वाला मैन मेकर है, और इन सबको एक सूत्र में बांधने वाला चंबा का वैदिक चिंतन है। ऐसे लम्हे को मैं भला कैसे भूल सकता हूं। इस क्षण का सौभाग्य प्रदान करने के लिए, इसे जीने के लिए जो मुझे आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं अपने प्रिय कथाकार श्री S.R. हनोट जी का बहुत बहुत आभारी हूं। मित्रों, मैं जितनी गंभीरता से गणेश गनी को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से अनुज लुगन को भी पढ़ता हूं। जितनी गंभीरता से अग्निशेखर, प्रेम रंजन अनिमेश, अच्युतानंद मिश्र को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से विजय विशाल और कुलराजीव पंत को भी पढ़ता हूं। जितनी गंभीरता से मैं अनामिका, कात्यायनी, निर्मला गर्ग, सविता सिंह और सुधा गुप्ता को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से मैं लकीरें नहीं बोलती है कि लेखिका भारती कुठियाला को भी पढ़ता हूं। जितनी गंभीरता से मैं संजय कुंदन, जयप्रकाश मानस, अरुण कमल, राजेश जोशी और उदय प्रकाश को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से मैं रोशन जसवाल को भी पढ़ता हूं। किंतु मित्रों, इन तमाम कवियों के संदर्भ में
आज के समय और कविता पर बात करना, और वह भी केवल 10, 15 या 20 मिनट में उसे पूरा कर देना मुमकिन नहीं है। और फिर आज का यह अवसर भी किसी अकादमिक भाषण या वक्तव्य के लिए नहीं है। जो सृजनात्मक परिवेश यहां निर्मित हुआ है, अपने किसी अकादमिक भाषण के द्वारा मैं उसे भंग नहीं करना चाहूंगा। इसलिए सीधे छोटी छोटी कुछ चिंताओं को साझा करते हुए अपना कविता पाठ प्रस्तुत करूंगा। कविता तो वैसे भी हमारे समय की सबसे खूबसूरत एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। मित्रों, डॉक्टर करम सिंह जी ने और हरनोट जी ने अभी इस बात का उल्लेख किया कि प्रातःकालीन सत्र में यहां 4 पुस्तकें लोकार्पित की गई। मित्रों, सही मायने में आज हम एक डरावने, भयानक, अत्यंत भयावह, क्रूर, अशिव और पशु समय में जी रहे हैं। ये समय संचार, प्रचार, दुष्प्रचार और बाजार का समय है। ये समय मनुष्यता पर होने वाले प्रहार का समय है। ये ऐसा समय है जहां दुनिया के कुछ देशों का अहंकार दिन प्रतिदिन खूंखार होता जा रहा है और वे किसी क्षण भी इस खूबसूरत वसुंधरा को राख के ढेर में बदल सकते हैं। मित्रों, ये समय ना तो गांधीवाद का है और ना ही मार्क्सवाद का। ये समय नव साम्राज्यवाद, उपयोगितावाद, उपभोक्तावाद, विस्तारवाद, आतंकवाद और नवराष्ट्रवाद का समय है। मित्रों, यह समय किसी होरी, हल्कू या माता दीन का नहीं, शहाबुद्दीन का समय है। आज हमारे ऊपर जो एक तारा पथ है, उसमें सूचनाएं ही सूचनाएं हैं, अनंत सूचनाएं, बेशुमार सूचनाएं। बहुत बार सोचता हूं कि क्या ये सूचनाएं हमको कहीं ले जाएंगी? शायद कहीं नहीं। एक समय था जब हमारी जरूरत के अनुसार बाजार बनते थे। आज बाजार की जरूरत के अनुसार हमें ढाला जा रहा है। दोस्तों, क्या इस बाजारवाद की फाउंड्री में मनुष्य नाम का जीव बच पाएगा? मित्रों, ये ना तो असाध्य वीणा बजाने का समय है और ना ही समय देवता की वंदना करने का है। ये समय नगाड़े की तरह शब्दों को बजाने का है। ये समय राजा को सांप सीढ़ी का खेल खिलाने का है। मित्रों, आज पहाड़ पर लालटेन जलाने से कुछ नहीं होगा। पूरे पहाड़ को गर्म करने की जरूरत है और इसके लिए हमें गर्म धागों को काटना और बुनना होगा, जिससे
पहाड़ की आंखों के सपने जिंदा रहें और कोई नदी पानी के अभाव में प्यासी ही न मर जाए। मित्रों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी चांद का मुंह टेढ़ा ही है। यद्यपि इस भयानक समय में कुछ रचनाकार अपने अपने ढंग से उसे सीधा करने में प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अनगिनत सपनों की दुनिया का नाम मनुष्य है और उसी मनुष्य का एक छोटा सा खूबसूरत घर बनता है। कविता की यात्रा मनुष्य से मनुष्यता की ओर चलने वाली एक अंतहीन यात्रा है। कविता की यात्रा एक सभ्यता, एक समाज की यात्रा है। कविता की इस यात्रा में मनुष्य अनेक घर बनाता है, लेकिन रुकता टिकता किसी में नहीं। कविता का घर बनाकर कवि उसके सभी दरवाजों की चाबी अपने पास नहीं रखता। पाठक और आलोचक आते हैं और अपने अपनी तरह से उन दरवाजों को खोलने का प्रयास करते हैं, किंतु मुख्य कक्ष अथवा गर्भगृह तक कोई ही पहुंच पाता है। मित्रों, कविता का घर कवि अकेले नहीं बनाता। इस घर को बनाने में उसका साथ देते हैं उसके सपने, उसका संघर्ष और उसकी चिर संचित अभिलाषाएं। और यहां आर्किटेक्ट का काम करती है उसकी जीवन दृष्टि, उसका विजन, उसका विवेक। मित्रों, प्रेम और पीड़ा, संवेदना और सहानुभूति, अमर्ष और संघर्ष, राग और आग की ईंटों से बनता है कविता का घर। कविता के घर का अपना वैभव, अपना वैकुंठ, अपनी वैयक्तिकता और अपना एक वैलक्षण्य होता है। कविता का घर एक विराट जीवन कोश होता है, जहां कवि हमेशा आने वाले कल के लिए चिंतित रहता है। मुझे लगता है कि कविता का घर एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़े विश्वास का नाम है। उसे हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि वह इस घर में आने वाले कल के लिए बहुत कुछ बचा कर रख सकता है। वह विशेष रूप से बुझते हुए रिश्तों की आग। यदि यह आग बचेगी तो मनुष्य बचेगा, और यदि मनुष्य बचेगा तो कविता बचेगी। मित्रों, गांव में हम बुझती हुई आग को बार बार फूंक मार मार कर जलाने का प्रयास करते हैं। आज उसी फूंक, उसी श्वास की जरूरत है। हर कवि की हसरत होती है कि वह एक दिन मुक्ति बोध हो जाए। राम की शक्ति पूजा करते करते और रात में हारमोनियम बजाते पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन हम एक भी आंसू का वजन नहीं तोड़ पाते। मित्रों, मुझे लगता है इसके लिए हमें
घबराए हुए शब्दों की पीठ एक बार फिर से थपथपानी होगी, ताकि इस धरती पर खुलते रहे रिश्तों के रोशनदान और समय के भय से बड़ा बना रहे कविता का विश्वास। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस दिन तमाम पुरुष कवि स्त्री कविता से उसका लावण्य, उसका सौंदर्य और उसकी तरलता चुरा लेंगे और तमाम कवित्रियां मुक्तिबोध की लोक भाषा से कविता का घर बनाना शुरू कर देंगी, उस दिन समकालीन भारतीय कविता का कोई सानी नहीं होगा। चलते चलते एक बात की ओर और इशारा कर दूं। मित्रों, इस डिजिटल दुनिया का सम्राट जानता है कि इस समय हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इससे भी 10 कदम आगे चलकर वह आज यह भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ऐसे भयानक समय में एक कवि, एक रचनाकार के सामने कितनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को उसे किस प्रकार से सामना करना है, यह बात उसे स्वयं तय करनी पड़ेगी। यह बात कहते हुए मुझे 40 वर्ष पहले लिखी अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जहां मैंने लिखा था कि याद रहे यह वक्त कवि सम्मेलन का नहीं, खुद को जुलूस में शामिल करने का है। यह वक्त माचिस की तीलियों से दांत कुरेदने का नहीं, पूरी ताकत के साथ जमीन खोदने का है। मित्रों, पिछले 50 वर्षों से लगातार कविताएं लिख रहा हूं। इन 50 वर्षों में मुझे भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचुए, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, नागार्जुन, अज्ञे, लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नरेंद्र जैन, अरुण कमल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश जैसे अनेकों कवियों के साथ न केवल कविता पाठ करने का अवसर मिला है, अपितु मैंने इन कवियों से बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन कविता की तमीज, कविता की तहजीब, कविता की तरकीब और कविता में तरमीम करनी मैंने जिस व्यक्ति से सीखी, उसमें पहला नाम है श्रीनिवास श्रीकांत और अंतिम नाम है श्रीनिवास श्रीकांत। मित्रों, बड़ी दुख की बात है कि इस प्रदेश ने उस कवि को वह सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान का वह अधिकारी था। इसी बात को कहते हुए मैं अपने यहां उपस्थित समान धर्मी रचनाकारों से एक और बात भी साझा करना चाहता हूं कि कविता में कविता को छुपाने वाला गणेश गनी जैसा कवि भी
इस धरती पर कभी कभी ही जन्म लेता है। हम आज पहली बार रूबरू हुए हैं। इन्होंने मुझे पहली बार देखा है और मैंने इनको पहली बार, किंतु मैं इनको जुलाई 2016 से जानता हूं। जब 2016 के उस अंक में पहली बार मैंने इनकी पहल में प्रकाशित 4 कविताएं पढ़ी थी। मैंने एक बार नहीं उन कविताओं को बार बार पढ़ा और वैसे भी प्रत्येक गंभीर कविता बार बार पाठ मांगती है। उन कविताओं को पढ़ते समय मुझे लगा कि ये कौन है कवि, इसमें तो कोई बड़े कवि की ऊर्जा और एनर्जी विद्यमान है। मुझे इस कवि से संपर्क करना चाहिए। मित्रों, आज भी उस कविता की कुछ बातें मुझे याद हैं। उन कविताओं में एक जगह पर, एक स्थान पर कवि कुछ इस तरह की बात कर रहा था कि एक आदमी कुएं में दरिया को भर रहा है, एक आदमी चिंगारी को हवा दे रहा है, एक आदमी अपने दांतों से अपनी जीभ काट रहा है, क्योंकि बोलने का कोई मतलब नहीं। मित्रों, यह कविता आज के समय का भी बहुत बड़ा सच है। पांगी का परिवेश, पांगी के पहाड़, पांगी का परिवार और पांगी के प्यार को अपनी कविताओं में चुपचाप छुपाने वाला यह कवि, जैसा कि मैंने पहले कहा, कभी कभी ही इस धरती पर आता है। हम सभी को बार बार इस कवि की कविताओं का पाठ करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर इस कवि को शुभकामनाएं देता हूं। बहरहाल गणेश गनी जी की कविता पर किसी और अवसर पर हम बात करेंगे, क्योंकि यह अवसर तो एक दूसरे की कविताएं सुनने और सुनाने का अधिक है। इसलिए मैं और अधिक समय न लेता हुआ सीधे अपनी कविताओं का पाठ करूंगा। धन्यवाद। आज से 45 वर्ष पूर्व जिन दिनों कविता लिखना शुरू किया था, 2-3 कविताएं उस समय की सुनाऊंगा आपको। आप इन कविताओं को एक कवि के विकास क्रम के संदर्भ में भी दे सकते हैं। कविता के बारे में, मेरे एक मित्र ने आकाश पर कविता लिखी, उसे हवा में उड़ा दिया। दूसरे मित्र ने नदी पर कविता लिखी, उसे कश्ती बनाकर पानी में ठेल दिया। तीसरे मित्र ने जुलूस पर कविता लिखी, उसे पोस्टर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। मैंने खेत पर कविता लिखकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। लोग उसे बीजुका समझकर पक्षियों को डराने की चीज समझ बैठे। मैं उनसे कैसे कहूं, यह बीजुका नहीं, आदमी और खेत के बीच तनी हुई बैल की पीठ है, जिसे जितना पलोसते जाओ वह और कांपती जाती है।
उसी समय की एक और कविता है सन 80 के आसपास की, दर्जी। कपास के खेतों को कैंची से चीरता हुआ दर्जी हर वक्त दोनों हाथों की उंगलियों के बीच होता है। दर्जी पर बात करना आदमी और मवेशी के रिश्ते पर बात करना है। राजा और रंग दोनों के शरीर पर चढ़ा कपड़ा सुई के पास से जितनी बार गुजरता है वह थरथराता है उतनी ही बार। सुई जब भी होती है हरकत में, नए नए नाम से पहुंचता है कपड़ा खूंटियों तक। सुई की नोक कपड़े की तकलीफ में पूरी तरह शामिल है। दर्जी सुई और कपास दोनों के रोने की आवाज चुपचाप सुनता है। दर्जी कपड़ों की पीठ थपथपाता हुआ, सुई के मुंह में धागा ठूंसते हुए, आंखों में उतरे हुए मोतिये के बारे में सोचता है और धीरे धीरे मशीन चलाता है। मशीन चलाता हुआ दर्जी जवान बेटी के सामने होता है या सुई के पास वह हुक्के की आग से बतियाता हुआ टोपियों की नस्ल के बारे में सोचता है। दर्जी जानने लगा है टोपियां सिलने का मतलब पूरे गांव को गुमराह करना है। मशीन से दूर होते ही टोपी कपास की जगह कुर्सी पर बात करती है। टोपी दर्जी की नहीं, राजा की भाषा बोलती है। दर्जी टोपियों की हरकतों के बारे में सोचता हुआ सामने खड़े सिर को नापता है और चश्मे के शीशे साफ करता हुआ मशीन का पहिया घुमाता है। दर्जी आते जाते लोगों से बतियाता है। तुम कपास चुनते हुए लोगों के पास जाओ और उनसे कहो दर्जी तुम्हारे लिए झंडे सिलेंगे। तुम कपास चुनते हुए लोगों के पास जाओ और उनसे कहो दर्जी तुम्हारे लिए झंडे सिलेगा। झंडा कपास का कांपता हुआ सबसे खतरनाक रूप है। राजा जब भी झंडे को नजाकत से फहराता है, ऐन उसी वक्त तुम अपनी मजबूत हथेलियों से तालियां बजाना आरंभ करते हो। कपास से झंडे तक फैली तकलीफ मिल से होकर दर्जी तक पहुंचती है। दर्जी बारी बारी लोगों को अपनी उंगलियों से नापता है और धीरे धीरे मशीन चलाने लगता है। उसी समय की एक कविता है, मैं पूरी कविता नहीं प्रस्तुत कर रहा, उस कविता के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। सीढ़ियों का शहर शिमला नाम से कविता है। उसके बीच में एक जगह कुछ पंक्तियां आती हैं। यहां ठंड में सिकुड़ा आदमी कंबल के पास होता है या आग के पास। तुम जिस पेड़ की तस्वीर उतारते हो वह उसी के सूखने का इंतजार करता है। तुम जिस पेड़ की तस्वीर उतारते हो वह उसी के सूखने का इंतजार करता है। तुम जितनी बार यहां आते हो एक बार हमेशा भूल जाते हो। तुम जिस पेड़ के तिनके को मुंह में दबाकर अपने सड़े हुए दांत कुरेदते हो वही पेड़
एक आदमी का घर है जो घोड़े पर चढ़ने से पहले तुम्हारे जूते साफ करता है और तुम शहर नापने की तैयारी में सिर्फ जूतों की चमक देखते हो। एक और उसी समय की एक लंबी कविता है, वो नहीं प्रस्तुत कर रहा, बैल को लेकर कविता है। उसी में एक जगह मैंने लिखा है, बैल कितनी तकलीफ के बाद बनता है जूता, जूता बैल की मुशक्कत की अंतिम इच्छा है। बैल कितनी तकलीफ के बाद बनता है जूता, लगातार जमीन के साथ घिसते हुए, टूटते हुए जीने का नाम जूता है। बैल का असली रूप वही है, जूता बैल की मुशक्कत की अंतिम इच्छा है। थोड़ा आगे चलकर कविता में परिवर्तन हुआ। मैंने कविता लिखी, इसका रचना काल 1990 का है। विद्यारंभ। विद्यारंभ वाले दिन पंडित जी ने मुझे पढ़ाया, अ से अनार, आ से आम। 30 वर्ष बीत जाने पर भी मैं नहीं जान सका इन दोनों फलों का स्वाद। मेरा बच्चा इन्हीं फलों के रटते हुए नाम आज लौटा है घर। सोचता हूं कब खत्म होगी मेरे देश में फलों को रटने की परंपरा। कब विद्यारंभ वाले दिन बच्चे पढ़ेंगे अ से अम्मा, अ से अनाज, आ से आटा, आ से आग। थोड़ा और आगे चलकर छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करूंगा। शब्द। वे शब्द जो मुझे मेरे दादा से मिले, उनमें से कुछ सुरक्षित हैं आज भी मेरे पास। वे शब्द जो मुझे मेरे दादा से मिले, उनमें से कुछ सुरक्षित हैं आज भी मेरे पास। वे शब्द जो मुझे मेरी मां से मिले, मैं भूल चुका हूं सब के सब। वे शब्द जो मैंने सीखे पाठशाला में, सब के सब बो दिए रोटी के लिए। वे शब्द जिन्होंने आज गिरफ्तार कर लिया है मुझे, वे शब्द ना मेरी मां के हैं न मेरी पाठशाला की। मैं डरता हूं जिनसे बार बार, मेरा बच्चा खेल रहा है आज उनसे लगातार। एक बहुत पहले की कविता है, रचनाकार है इसका 1989। कविता है लेवा। कविता का शीर्षक है लेवा, जिसे गुदड़िया खिंद भी कहते हैं। हम जब भी जाते हैं उसके पास, वह सगी मां की तरह छुपा लेता है अपनी गोद में। हम जब भी जाते हैं उसके पास, वह सगी मां की तरह छुपा लेता है अपनी गोद में। दुलारते हुए कहता है, तुम मत डरो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दुलारते हुए कहता है, तुम मत डरो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे आता है ठंड से लड़ना, सदियों से हर रात लड़ रहा हूं, कभी ना खत्म होने वाली जंग। दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे कुरूप, सबसे दुर्बल, सबसे शक्तिशाली दोस्त का नाम है लेवा। उसके पास पहुंचकर मैं हमेशा महसूस करता हूं जिंदगी की गंध। मेरे घर की पूरी एल्बम है लेवा। मेरे घर की पूरी एल्बम है लेवा।
लेवा है परिवार का वंश वृक्ष, पूरे परिवार का भगवान। लेवा दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और बच्चों के फटे पुराने चीजों का अजायब घर है, जिसके पास मौजूद है अनगिनत सपने, पुश्तैनी आग, मेरा बीता हुआ कल और कामता हुआ आज। मित्रों, आज के जरूरी कथाकार, हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार एस.आर. हनोट जी ने भी जिस बात का उल्लेख किया कि सन 2017 में मुझे एक बहुत ही बड़ी मेजर रोबोटिक सर्जरी से गुजरना पड़ा था और एक तरह से मेरा पुनर्जन्म भी हुआ है। उसके बाद जो मैंने कविताएं लिखी और जो मेरी हस्तलिपि में प्रकाशित हुई हैं, वो इस उम्मीद का पेड़ पुस्तक में शामिल है। और जैसा कि हनोट जी ने उल्लेख किया था, मैंने बहुत से अपने मित्रों अग्रजों पर कविताएं लिखी हैं और जिनमें से 3 इस सभागार में उपस्थित हैं, श्री हनोट जी, गणेश गनी जी और मेरे मित्र कुल्लाजी पंत जी। मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं होगा कि जिन पर वो कविताएं लिखी हैं वह कवि स्वयं उनके सामने प्रस्तुत करे, अपने समान धर्मी रचनाकार मित्रों के समक्ष। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता। क्या तुमने सोचा है कभी, शब्द में कहां छुपी होती है कविता? कहां छुपे होते हैं मनुष्य, कहां छुपा होता है महाकाव्य, कहां छुपी होती हैं कहानियां, कहां छुपे होते हैं तारों में राग, कहां छुपी होता है लोहे में आग। क्या तुमने सोचा है कभी, कहां छुपा होता है फूलों में लिबास, घंटी में विश्वास, बांसुरी में गीत, आंखों में प्रीत, चाकू में डर, मिट्टी में घर। आखिर कहां छुपे होते हैं ये सब? छुपा होता है सभी कुछ अंदर ही अंदर, छुपा होता है सभी कुछ अंदर ही अंदर। जैसे छुपे होते हैं सपने और छुपी होती है मरते समय भी प्राणों में जीने की आस। जो कवि आज हमारे बीच में उपस्थित है और जो मंच पर विराजमान है, गणेश गनी जी, उन पर जो कविता लिखी थी, आप देखिए कि एक व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता, केवल कविताओं के माध्यम से जानता है वो क्या सोचता है। वो एक व्यक्ति पर लिखी कविता नहीं है, शायद आप समझेंगे। शीर्षक है कविता के लोकतंत्र पर राजा का हमला। तुम रहते हो वहां जहां रहते हैं तरह तरह के देवता, तुम रहते हो वहां जहां रहते हैं तरह तरह के देवता। आते हैं साल में एक बार शहर, रथ में सवार लोगों के कंधों पर, और देखते हैं बाजार बाजार की ओर। तुम रहते हो वहां जहां है बेशुमार नदियों के घर, जहां रोहतांग की रिश्ती हुई तकलीफ पर बस्ती में झूमते हैं यार। तुम रहते हो वहां जहां उम्र भर भेड़ लड़ती है मौसम के खिलाफ। तुम रहते हो वहां जहां उम्र भर भेड़ लड़ती है मौसम के खिलाफ। तुम रहते हो वहां जहां बुलबुलों की तकलीफ पर नहीं रोते देवता। देवता नहीं जानते भूख की भाषा, निर्धनता की वर्णमाला। वे तो है राजा, राजा जानता है बस फरमान जारी करना, वह जानता है दंड की परिभाषा।
काश उसे भी सिखाया होता किसी ने सांप सीढ़ी का खेल। इनके पुस्तक का नाम है। काश उसे भी सिखाया होता किसी ने सांप सीढ़ी का खेल, समझ में आती उसे पराजित होने की पीड़ा। तुम रहते हो वहां जहां बर्फ कटे पांव उगाते हैं जौ के सत्तू। मां सहलाती है प्रतिदिन मनोठी की पीड़ा। जब किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर, तब थांगी तोड़ते ऊन काटते भी कट जाती है पूरी रात। मनोठी एक पत्थर का तवा है जिस पर रोटियां पकाई जाती हैं। आज भी कुछ करो। गणेश गणी तुम रहते हैं बादलों के घर में। गणेश गणी तुम रहते हो बादलों के घर में, बर्फ की बुआ के पास। तुम सीख कर आए हो मां के गर्भ से मौसम के खिलाफ लड़ना। मुझे पूरा यकीन है तुम सिखा सकते हो राजा को सांप सीढ़ी का खेल। मुझे पूरा यकीन है तुम सिखा सकते हो राजा को सांप सीढ़ी का खेल। तुमने सीखा है बचपन से बिना पुल के नदी पार करना, और कर चुके हो पार अब तक कई नदियां। तुम्हारी कविता में सुनाती है नदियां तरह तरह के किस्से, गुनगुनाती है धरती का गीत। नदियां पृथ्वी की पाठशाला हैं, नदियां हैं जीवन का राग। सूख रही हैं नदियां धीरे धीरे, सूख रहा है जीवन और सूख रही है कविता। तुम जानते हो किस्सों को पट्टू में छुपाने की कला। तुम जानते हो किस्सों को पट्टू में छुपाने की कला, और जानते हो कागज के जहाज उड़ाना। तुम जानते हो शब्दों की भाषा की मरम्मत करना। सच कहूं तुम कविता के कारीगर हो। सोचो मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से सोचो राजा को सांप सीढ़ी का खेल खिलाने के बारे में। सोचो कि कविता की पाठशाला खुलने का समय आ गया है। सोचो कि कविता की पाठशाला खुलने का समय हो गया है। सोचो देवताओं के फरमान के बारे में कि चांद पर घर बनाने का समय आ गया है। चलो चले मलाना की थोड़ी सी आग लेकर। चलो चले मलाना की थोड़ी सी आग देकर, तो बसाएं कविता का नया लोकतंत्र। जीवंत और अच्छी कविताएं हनोर जी लिख रहे हैं, और बहुत जल्दी इनका कविता संग्रह भी सामने आएगा। इन पर मैंने भी बहुत समय पहले एक कविता लिखी थी, चुंदरी में पहाड़। तुम चुनरी में बांध कर ले आए शहर में अम्मा के सत्तू। तुम चुनरी में बांध कर ले आए शहर में अम्मा के सत्तू, और ले आए भुनी मक्की के दाने। राजधानी की सड़कों पर चलाने लगे कलम का हल। धीरे धीरे जाने लगे राजधानी सत्तू की जगह सिजलर खाती है, और सरकारी उत्सवों पर गांव के गीत गाती है। मैं जब भी सोचता हूं तुम्हारे बारे में, सोचता हूं अभी एक सदी और बीत जाएगी पीठ पर पहाड़ ढोते हुए। मैं जब भी सोचता हूं तुम्हारे बारे में, सोचता हूं अभी एक सदी और बीत जाएगी पीठ पर पहाड़ ढोने में। तुम लाख कोशिश करो उसे बचाने की, एक दिन पूरी तरह गिर जाएगा मीटिंग ब्लॉक। आते रहेंगे जयप्रकाश बार बार पहाड़ पर, और बिकते रहेंगे गांव के गांव। आते रहेंगे जयप्रकाश पहाड़ पर, और बिकते रहेंगे गांव के गांव। बिक जाएंगी नदियां, बिक जाएंगे पहाड़,
इंद्रप्रस्थ की कुल्हाड़ियां कर देंगी कत्ल। तुम्हारे पहाड़, तुम्हारे जंगल कहीं नजर नहीं आएगा तुम्हारा लाल होता दरख्त। कहीं नजर नहीं आएगा तुम्हारा लाल होता दरख्त। आखिर कब तक पाल पाएगी अपना परिवार, चाय बेचकर भागो देवी। आखिर कब तक पाल पाएगी चाय बेचकर अपना परिवार। भागो देवी, तुम छुपाते रहो पहाड़ की तकलीफ अपनी कहानियों में, दर्ज करते रहो साजिशों का पंचनामा। लुटियन की दिल्ली में सजते रहेंगे आदिवासियों के मेले, जो नहीं आए कभी पहाड़ पर, और नहीं जानते पहाड़ का दर्द, जो नहीं जानते दारगी से चुनाव की चढ़ाई में कितनी बार पढ़ता रहा भगत राम मिथ ऑफ सिसिफस। जनकपुरी के वही लोग लिखते रहेंगे पहाड़ की कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आज्ञा हो तो अपने मित्र पर लिखी कविता, पंत जी पर लिखी कविता भी सुना दूं। देखिए जरा, इन पर लिखी कविता का शीर्षक है घंटी वाला ईश्वर। वह हर मंगलवार को आता है वहां ईश्वर की खोज में। मंगलवार ही है ईश्वर का दिन। वह दर्ज करता है अपनी उपस्थिति घंटी बजाकर, गुनगुनाता है दादा परदादा के सिखाए हुए मंत्र। उसने सुना है मंत्रों में रहता है ईश्वर। उसने सुना है मंत्रों में रहता है ईश्वर। ईश्वर जानता है दुनिया की तमाम भाषाएं और जानता है पूरी धरती का दुख। वह जितनी बार आता है उतनी ही बार ले जाता है छुपाकर ईश्वर अपने साथ। कभी फूल में, कभी धूप में, कभी इलायची दाने में, कभी सिंदूरी तिलक में। कभी कभी बांध देता है पुजारी रोली के साथ उसकी कलाई पर ईश्वर। उसकी उंगलियों में होने लगती है एक विचित्र सी हरकत। वह सोचता है मन ही मन, लड़ेगा वो इस हाथ से अन्याय के खिलाफ। उसकी उंगलियों में होने लगती है एक विचित्र सी हरकत। वह सोचता है मन ही मन, लड़ेगा वह इस हाथ से अन्याय के खिलाफ। वह उसका नहीं ईश्वर का हाथ है। वह लड़ेगा अत्याचार दुराचार के खिलाफ। वह नहीं जानता इस भयानक समय में उसके ईश्वर से भी शक्तिशाली हैं दूसरों के ईश्वर। वह नहीं जानता इस भयानक समय में उसके ईश्वर से भी शक्तिशाली हैं दूसरों के ईश्वर। उसने तय किया वह घर जाकर एक कविता लिखेगा। उसी क्षण उसे याद आया सच को सच और झूठ को झूठ लिखना इस समय कितना खतरनाक है। उसी समय उसे याद आया सच को सच और झूठ को झूठ लिखना इस समय कितना खतरनाक है। इसे ईश्वर भी नहीं जानता। वह ढूंढता है पूरे घर में बाहुबली ईश्वर। वह ढूंढता है पूरे घर में बाहुबली ईश्वर, जो सदियों से खड़ा है मंदिर में रंग बिरंगे परिधान में। वह ढूंढता है घंटी में, ढूंढता है सूखे हुए फूलों में, गोरखपुर की किताबों में। आखिर मिल ही जाता है ईश्वर। गोरखपुर की किताबों में आखिर मिल ही जाता है ईश्वर। वह कुछ नहीं बोलता, बस एक तस्वीर से हंसता है उसकी ईमानदारी पर। कि मैं यह पुस्तक स्वयं लोकार्पित करूं, एक मित्र को भेंट कर दूं। और वैसे भी मुझे लगता है
कि प्रत्येक रचनाकार को अपनी पुस्तक स्वयं लोकार्पित करनी चाहिए। इसकी 2 कविताएं प्रस्तुत करने के बाद मैं इस पुस्तक को अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर कुलराजी पंत को प्रस्तुत करूंगा। बहुत दिनों से इस पुस्तक को उनको देने की इच्छा थी, लेकिन समय नहीं मिला, ना ही मुलाकात हुई। आज मुद्दत बाद उनसे भी मुलाकात हो रही है। एक इस पुस्तक की अंतिम जो कविता है, आप देखिए कि इस उम्र में एक 72 वर्षीय व्यक्ति क्या सोचता है और किस तरह से सोचता है। क्यों होता है ऐसा? बचपन में मां बाप से डरते हैं बच्चे, क्यों होता है ऐसा? आगे चलकर बच्चों से डरने लगते हैं मां बाप, क्यों होता है ऐसा? जब पूरी तरह समझ लेता है वह प्यार का गणित, तब कोई नहीं आता उसे प्यार करने, क्यों होता है ऐसा? जब लिखना चाहता है वह जीवन कोश, तब नहीं बचा होता उसके पास जीवन। वह पहनना चाहता है गरम नरम जूते, उसके पास तब नहीं होते अपने पांव। वह पूरी उम्र सींचता है रिश्तों के पेड़, फिर क्यों ढूंढता है सूखी दीवारों पर रिश्तों की खुशबू। वह नहीं समझ पाया आज तक उसके स्वाभिमान पर क्यों हंसती हैं बार बार दीवार पर टंगी तस्वीरें। पूरी उम्र बीत जाती है चांद की इबादत तारा टूटने के इंतजार में। पूरी उम्र बीत जाती है चांद की इबादत तारा टूटने के इंतजार में। एक भी सपना नहीं सीख पाता अपने पैरों पर चलना इस धरती पर। क्यों होता है ऐसा? धीरे धीरे पी जाता है घड़ा अपना ही पानी। क्यों होता है ऐसा? धीरे धीरे पी जाता है घड़ा अपना ही पानी। एक दिन हो जाता है खाली पूरी तरह। वह जीता है इस भ्रम में, एक दिन आएगी नदी भर देगी उसका खालीपन। घड़ा भूल जाता है बहुत बड़ा सच, आखिर उसे ही जाना होगा नदी के पास। घड़ा भूल जाता है बहुत बड़ा सच, आखिर उसे ही जाना होगा नदी के पास। लौटना नहीं जानती नदियां, नदियों के नहीं होते अपने घर। गुस्से में तोड़ती, प्यार में जोड़ती हैं बेशुमार घर। खत्म होता जा रहा है नदी और घड़े का सदियों पुराना रिश्ता। एक दिन नहीं रहेगा वह इस धरती पर। एक और कविता, मुश्किल है ढूंढ पाना। हर बीज में छुपी रहती है धरती, हर खेत में छुपी रहती है भूख, हर भूख में छुपा होता है जीवन। हर आदमी में छुपी रहती है औरत, हर दरवाजे में छुपे रहते हैं सपने, हर छाते में छुपे रहते हैं मौसम। उसी तरह हर शब्द में छुपी रहती है कविता, हर घंटी में छुपा रहता है विश्वास, हर आंदोलन में छुपी रहती है उम्मीद, हर शख्स में छुपी होती है आग, हर लोहे में छुपा रहता है राग, हर बुढ़ापे में छुपा रहता है बचपन, हर बांसुरी में छुपा रहता है संगीत। उसी तरह हर जीवन में छुपी रहती है मृत्यु। दोस्तों क्या तुम जानते हो, दोस्तों क्या तुम जानते हो, बया जिस घोंसले में बसाती है परिवार, लौट कर नहीं आती वहां फिर कभी। बस लटका रह जाता है किसी पेड़ पर उसका खूबसूरत घर। कोई नहीं जानता चली जाती है वह कहां। बया बनाती है हर बार एक नया घर
इस धरती पर। आज के बहुत चर्चित कवि गणेश जी को आदर से आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आज इस मंच पर बहुत नमी है। मैं समझता हूं बहुत लोगों के आंसू निकले होंगे। मैं यहां देख रहा था जब डॉक्टर करम सिंह जी शुरुआत कर रहे थे तो मैंने आदरणीय कुमार कृष्ण जी के आंखें नम होती देखी। यह एक कवि की संवेदनशीलता है और एक कविता की यात्रा है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहली मुलाकात ऐसी यादगार बनेगी ये मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। ये गेटी थिएटर में पहली बार, कुमार कृष्ण जी मेला में पहली बार, और इसी माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं बहुत लोगों से पहली बार मिला। मैं बड़ा हैरान हुआ एक बात देखकर। हम बहुत लोगों को किताबें भेजते हैं लेकिन कई बार किताब सही जगह पहुंच नहीं पाती। शास्त्री जी मुझे मिले भोजन के वक्त, कहते मैंने तुम्हारी कविता आकार में पढ़ी। मैं इनको देखकर बड़ा अचंभित हुआ। हम में से बहुत से विद्वान आकार पत्रिका का नाम भी नहीं जानते। बहुत पहले में छपा था और इन्होंने उसका जिक्र किया। शिमला मेरे दिल और दिमाग में कुछ अलग तरह से है। जब मैं शिमला नहीं देखा था तो उसकी एक मेरी स्मृति है। मैं यहाँ 2 शब्द कहना चाहूंगा। बाहर ना सांझ है ना रात है, बस सांझ और रात के बीच की घड़ियां हैं। हिमपात हो रहा है लगातार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ खामोश खड़े हैं। यह अमावस्या की रात है। दृश्य में थोड़ा भय का साया भी है। यदि पूर्णिमा होती तो दृश्य कुछ अलग होता, मगर ऐसे दृश्य देखने के लिए केवल आंखें ही नहीं चाहिए बल्कि मन की तैयारी भी चाहिए। दहलीज के बाहर धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा है। रात घिरते ही घर के बीचों बीच बने पत्थर और मिट्टी के चूल्हे के बगल में दलूंचा थोड़ी सी आग जलाकर घर में रोशनी बनाए। इक्का दुक्का घरों में मिट्टी की तेल की ढिबरी भी जलती है। गांव के एक आध घर में लालटेन जगमगा रहा है। लालटेन वाले घर में रेडियो होने की संभावना जरा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक घर के इकलौते झरोखे पर रखा रेडियो अपनी करारी आवाज में कह रहा है, यह आकाशवाणी शिमला है और आप हंसा गौतम से प्रादेशिक समाचार सुनो। तो अब घर के भीतर और बाहर सन्नाटे की सिवा कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि ये खबरों का समय है, तो खबरों के अंत में मौसम की भविष्यवाणी भी की जाएगी। और भविष्यवाणी हुई, पांगी घाटी में अगले 24 घंटे तक हिमपात जारी रहेगा। फसलों के भीतर का डर अब धीरे धीरे तब कम हो गया जब धारारे गीत बजने लगे समाचारों के तुरंत बाद। तो ऐसी छवि जब शिमला नहीं देखा था तो मेरे मन में थी, और शिमला को मैं इन्हीं समाचारों के माध्यम से जानता था। आज शिमला को मैं एक और कारण से भी जानूंगा, और वो कारण है कुमार कृष्ण जी। पिछली रात को मुझे नहीं मालूम था कुमार जी यहाँ क्या कहेंगे अपने वक्तव्य में। मैंने एक कागज लिखा था। दोपहर को जब मुझे मौका मिला एक वक्तव्य देने का तो मैंने ये वाला अंश नहीं पढ़ा था। अभी कुमार जी बैठे हैं, मैं उनके सामने एक छोटा सा अंश पढ़ना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि हम सबको जो पढ़ना और लिखना चाहते हैं उन्हें आदरणीय कुमार जी को समग्रता से पढ़ना चाहिए। कुमार जी एक बेहतरीन कवि हैं जो अपनी भाषा, शिल्प और शैली के लिए जाने जाते हैं। ये कवि तो हैं ही, और कविताओं पर जो टिप्पणियां लिखते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। संस्कृत का एक श्लोक है, गद्यम कविनाम निकषम वदंती। ये कितनी विचित्र बात है। विद्वानों ने कहा है कि एक कवि की असली कसौटी गद्य है।
तो कुमार जी का गद्य भी हम जो लोग हैं, जो नए लिखने वाले लोग हैं, उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में मेरी डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं भी कुमार जी का शिष्य रहा हूं। 2 दिन पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि कुमार जी कविताएं लिखते हैं, कविताओं पर टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अद्भुत बात है, कुमार जी कहानियां बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम कुमार जी के छात्र नहीं रहे। गुप्ता जी ने कहा कि निर्मल वर्मा के ऊपर कुमार जी से अधिक बेहतरीन वक्तव्य क्लास में शायद कोई और दे पाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहानियों को समझाते थे अपने शिष्यों को, वे हमेशा उन्हें याद करते हैं। और मित्रों, जब मैंने स्वयं कुमार जी की कविताएं पढ़ी तो मैं खुद अचंभित हुआ। इन्होंने उन विषयों को उठाया है अपनी कविताओं में जिन्हें हम बड़े गैर जरूरी समझते हैं, हालांकि वो विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कितने लोगों ने चांद को तकिए के नीचे छिपाने की बात कही है। तवा कितने लोगों की कविता में विषय रहा है। औरत और तवे की गुफ्तगू कविता कुमार कृष्ण लिख सकते हैं। कुमार कृष्ण कह सकते हैं कि गांव की परिभाषा क्या है। एक उड़ती चिड़िया के चोंच के दाने में गांव रहता है, ये कुमार कृष्ण ये कह सकते हैं। कुमार कृष्ण का समय वह समय था जब लोग रात की आग अगली सुबह के लिए बचा कर रखते थे। और कुमार कृष्ण का समय यह समय भी है जब वे अथाह उदारता से एक ही पुस्तक में 18 लोगों को अपनी कविताएं समर्पित करते हैं। जबकि इस कठिन समय में कोई किसी का नाम तक लेना नहीं चाहता। कुमार जी की यही उदारता उन्हें विलक्षण कवि बनाती है। हालांकि उन दिनों मैंने अपनी सीमित समझ से के कारण इस उदारता पर दबी जुबान में थोड़ी सी आपत्ति जाहिर की थी। मैं आज अपने उन शब्दों को वापस लेता हूं, क्योंकि जो काम कुमार जी ने किया वो शायद कोई कवि या साहित्यकार हिंदी साहित्य में कर सकेगा आगे भविष्य में। ये उनकी उदारता है। कुमार जी ने इतना लंबा वक्तव्य दिया, इतने लोगों का जिक्र किया, उनकी की कविताओं के एक एक नाम उन्हें याद है, औरों की कविताओं की पंक्तियां इन्हें याद है। ये बड़े अचंभित होने वाली बात है। इस तरह का वक्तव्य देते हुए मैंने आज तक पूरे जीवन में नहीं देखा। थोड़ा समय निकाल लेना, थोड़ा समय जरूर निकाल लेना। किसी रोज गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं ले आना। शहद सी मिठास बनी रहे जीभ पर, किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ, कि पृथ्वी की हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जताना आभार धूप का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बुदाना उसे इस तरह से कि कहाँ अनजान हो उसके प्रेम के हद से, जो कभी कही ही नहीं जा सकी। लौटते हुए उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना। बस एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक बिहान किसी पहाड़ी पर, और गोधुली में मुड़ आना तलहटी में। जहां से पहाड़ी आरंभ होती है, ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेक आना। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शब यात्रा का हिस्सा। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक शब यात्रा का हिस्सा। चुपके से कांधा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा, ठीक उस वक्त आसपास एक दो पौधे रोप आना। एक छोटी सी कविता और सुनाऊंगा। न सवाल उठाया न जलील किया। एक स्त्री ने कितनी यंत्रणाएं झेली और कितनी कुर्बानियां दी हैं, जब जब उसकी कोख से नहीं जन्मा एक पुत्र। एक पुरुष ने कितनी दफे माफी मांगी, जब जब उसे ज्ञात हुआ कि यह दोष तो उसका था।
जिसे स्त्री के माथे मर दिया गया। एक स्त्री ने अब भी नहीं उठाया सवाल और ना ही जलील किया पुरुष को, यह सब जानने के बाद भी कि तुम नहीं थे कभी भी पुत्रवती भव का आशीर्वाद देने योग्य। बहुत धन्यवाद।